हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है जी फिलर फॉर्म पर। आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। ज्वाइन हो जाइए सभी क्लास में। गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपका? भावना गुप्ता जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, ऑल क्लियर। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कंफर्म कर दीजिए, पीडीएफ मिल गई थी सभी को? कल की पीडीएफ मिल गई है सभी को? फेसेस ऑफ टीचिंग प्री पोस्ट एंड आपका इंटरेक्टिव वाला। यस मैम, ऑल क्लियर। ओके, गुड। टीचिंग एप्टीट्यूड समझ आ रहा है कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? जितना इजी सोचा था उतना ही इजी है कि टफ है? यस मैम, पीडीएफ मिल गई है। ओके। कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो फिजिक्स ऑफ टीचिंग की? बस यहाँ से ना अपने फैक्चुअल क्वेश्चंस जो मैं आपको थ्योरीज बता रही हूँ ना टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो डेफिनेटली आएगा। समझ आ रहा है? वेरी गुड। हाँ जी, और पीडीएफ रिवीजन करी थी कि सिर्फ पीडीएफ में भेजती रहती हूँ और आप बस उसको देखते भी नहीं हो? ऐसा है, रिवीजन कर रहे हो साथ के साथ ही? मैम, हमें कल का पीडीएफ नहीं मिला। फेसिस ऑफ टीचिंग नहीं मिला जोया आपको? कौन सा है आपका सेकंड पेपर? कौन सा है आपका? हेलो मैम। हेलो जी। मैम, मुझे पीडीएफ नहीं मिली है। रेखा, रेखा को भी नहीं मिली है पीडीएफ? वैसे तो मैंने सारे कोर्सेज में अपलोड किया, आपने चेक किया था? कोर्स में जाना है, नहीं पहले कंटेंट में जाना है, कोर्स में जाना है, दिसंबर वाले कोर्स में जाना है, और नोट्स में जाना है। पेपर 1 ऐसे करके नोट्स में है, मतलब पेपर 1 के नोट्स में मिलेगी। मैम, कल क्लास हुई थी। हाँ जी यशवंत जी, कल क्लास हुई थी आपकी। मैम कल का, मैम कल के कल ही पढ़ा था। ओके। हाँ जी, कल क्लास भी हुई थी, मिल गया है मैम। ओके। जिनको नहीं मिला वो एक बार अपना सेकंड पेपर बता दो जल्दी से। बस वही बोले जिनको नहीं मिली पीडीएफ, अपना सेकंड पेपर। सब नहीं रिप्लाई करेंगे यहाँ पे, ओनली वही बोले जिनको पीडीएफ नहीं मिली अपना सेकंड पेपर बता दो। मैम, हम डेली क्लास नहीं कर पाते हैं। रिकॉर्डेड देख लिया करो फिर, अगर नहीं कर पाते आप डेली रिकॉर्डेड देख लिया करो। लॉ, ठीक है, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें तो मैंने सेंड करी है। कोई नहीं, मैं चेक करूंगी एक बार, ठीक है। लॉ, इकोनॉमिक्स, हाँ जी। और कोई? ज्योग्राफी, यशवंत जी ज्योग्राफी में भी सेंड करी है। वैसे तो सारे कोर्सेज में करिए, बट फिर भी एक बार मैं देख लूंगी। लॉ, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। हाँ जी, कोई और जिनको पीडीएफ नहीं मिली? आपने ढंग से चेक भी किया है कि ऐसे ही मेरे को मेरा टाइम वेस्ट करोगे? यस मैम, इकोनॉमिक्स में मिल गई है मुझे। मिस अफरीन को तो मिल गई इकोनॉमिक्स में, फिर जोया खान को क्यों नहीं मिली? सुनील इंग्लिश, नहीं नहीं, ये नहीं बात बनी, आपने ढंग से चेक नहीं किया है। मैंने अपलोड कर दी है, इंग्लिश में भी कर दी है, ज्योग्राफी में भी कर दी है। फिर भी चलो मैं एक बार चेक करूंगी, बट आपने भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है? एक बार चेक कर लेना आप लोग भी। कोर्स में जाते हो ढंग से चेक करते हो कंटेंट में, कोर्स में? हाँ, दोबारा चेक कर लेना, मैं भी एक बार ही चेक कर लूंगी, ठीक है? वॉइस क्लियर आ रही थी क्या आप लोगों को? माइक तो मैंने लगाया ही नहीं था, माइक तो काफी दूर रखा हुआ था, इतनी दूर से भी वॉइस कर ली। ठीक है, करते क्लास को स्टार्ट। मैम, हम दोबारा चेक कर लेंगे, ठीक है? मैं भी एक बार रीचेक कर लूंगी, फिर से देख लूंगी। ओके। फेसिस ऑफ टीचिंग ऐसे करके डाला है नोट्स में। ओके, ठीक है, करते क्लास को स्टार्ट। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। डाउट है किसी का कोई? आज हम करने वाले हैं असेसमेंट, जो कि बहुत ही इजी है, ठीक है? इजी भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अभी पीवाई क्यूज में किया था हमने, किसी को याद है फॉर्मेटिव और समेटिव? मंडे ट्यूसडे जो आपकी क्लास हुई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उसमें मैंने फॉर्मेटिव और समेटिव बताया था और क्वेश्चन भी आया था उसमें। याद है किसी को? हाँ जी बताओ, फॉर्मेटिव समेटिव याद है? मैम जरा रिवीजन करवा दो। किसकी? राखी मिश्रा। प्री पोस्ट एंड इंटरेक्टिव की? प्री देखो, आपका प्री था आपका प्लानिंग स्टेज थी, और इंटरेक्टिव थी आपकी एग्जीक्यूशन स्टेज, और आपकी पोस्ट थी आपकी फीडबैक वाला, इवेल्युएशन और फीडबैक। प्री एक्टिव का मतलब था जो फेसेस ऑफ टीचिंग में था, प्री एक्टिव का मतलब था क्लास में जाने से पहले टीचर क्या तैयारी करेगा, ठीक है, क्या प्लानिंग करेगा, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स,
क्या क्या रहने वाले हैं, स्ट्रेटेजीज क्या क्या यूज करेगा, कैसे प्रेजेंट करना है, सब्जेक्ट मैटर तैयार करेगा, क्लियर है। और जो आपका इंटरेक्टिव था वहां पे था कि क्लास में जो उसने प्लानिंग करी है, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग क्लास था आपका इंटरेक्शन वाला, वो हमने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होंगे, बातचीत करेंगे, और फिर उसने जो भी ऑब्जेक्टिव, गोल, सब्जेक्ट मैटर, प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज जो बनाई थी वो वहां पर इम्प्लीमेंट करेगा उन सारी चीजों को, ठीक है। रैंडमली बेसिस भी वो वहां पर एग्जांपल्स बना सकता है, जिसका था आपका स्पॉटेंसली, ठीक है। स्पॉटेंसली का मतलब होता है कि रैंडमली भी समटाइम एग्जांपल्स आ जाते हैं क्लास में प्रैक्टिकल, ओके। और उसके बाद था जी आपका एग्जीक्यूट करेगा, मीन सारी चीजों को वहां पर अमल करेगा इंटरेक्टिव में। पोस्ट था आपका जब टीचर जो है वो इवेलुएट करेगा या फिर फीडबैक लेगा कि जितनी भी मैंने चीजें बनाई थी वो स्टूडेंट को एज इट इज समझ आया है कि नहीं आया है। स्टूडेंट को देखेगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया उनको समझ आया कि नहीं आया। तो बस यही थे फेजेस ऑफ टीचिंग के। मैम क्या क्या करेगा टीचर, शॉर्ट में बताइए ना। प्री एक्टिव में प्लानिंग करेगा, इंटरेक्टिव में एग्जीक्यूट करेगा, पोस्ट एक्टिव में इवेल्युएशन एंड फीडबैक। अभी ठीक है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन ड्यूरिंग क्लास फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट डिफिकल्टीज एंड टू सॉल्व बेटर इम्प्रूवमेंट। हाँ जी ठीक है मोहम्मद जी, ठीक है। आज हम ये कंसेप्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक करने वाले हैं। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है यूनिट 1, और मंडे ट्यूसडे अब आपकी क्लास होगी। कल तो संडे, कल आपकी कोई क्लास नहीं है। मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास होगी जिसमें हम करेंगे PYQs, MCQs टीचिंग एप्टीट्यूड के 2023 और 22 के कर लेंगे, ठीक है। 23 और 2022 के कर लेंगे हम, ओके। बाकी तो आपको पता ही, ऐप पर मेरी क्लासेस चलती है, थ्योरीज चलती है। यहाँ पर यूनिट 1 चल रहा है आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, जो कि हम मिड सितंबर तक कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी। यूनिट आपका 4 कंप्लीट है कम्युनिकेशन का, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए वो देख लेना प्लीज रिकॉर्डेड क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी हैं। और करते हैं क्लास को स्टार्ट। जो आपका आज का टॉपिक है वो है जी आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। टाइप ऑफ असेसमेंट आपका टॉपिक है आज का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। अभी तक जितने भी टॉपिक हुए ना टीचिंग एप्टीट्यूड के, आपके सारे इंपॉर्टेंट है। अभी हम लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ असेसमेंट के बाद जो वेडनेसडे हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे जनरेशंस, ठीक है। जैसे आपका एक्स है, वाई है, जेड है, ब्लूम है, ठीक है। ब्लूम है, इन जनरेशंस को करेंगे हम। और उसके बाद हम पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड ह्यूटागोगी करेंगे, ओके जी। आज कर लेते हैं असेसमेंट, देखते कितना कवर होता है एंड ऑफ द कोर्स। वेरी गुड। कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है मैम, हाँ जी कम्युनिकेशन कंप्लीट है आपका। एक दो मॉडल है, जैसे कि आपका न्यू कॉम का मॉडल है, और एक दो मॉडल है उनको देखते हैं, करवाती हूँ आप लोगों को, नहीं तो खुद से भी सर्च कर लेना। बाकी जो आपके सारे इंपॉर्टेंट मॉडल थे वो तो करवा दिए कम्युनिकेशन का। PDF ही मिल गई है कम्युनिकेशन का, और रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना। PYQs भी करवाए कम्युनिकेशन के, ठीक है। PYQs भी करवाए हैं आपको यूट्यूब के चैनल पर, जो कि बिल्कुल फ्री है, वो भी देख सकते हो आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम्युनिकेशन के, ओके। थम्स अप दे दो सभी, करते क्लास को स्टार्ट। थम्स अप थम्स अप थम्स अप दे दो जी सभी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, वेरी गुड। रेडी हो फिर सभी, अपने दिमाग को खुला रखे, अपने कान को खुला रखे, ओके। फालतू की बात नहीं करेगा कोई क्लास में, टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी बात करनी होगी वो करेंगे, और अगर आपको हाँ कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, ओके मैम। 9 बजे क्लास नहीं होती है क्या? 9 बजे क्लास, हाँ होती होगी पेपर 1 की। मंजू मैम की होती है, मेरी तो मंडे ट्यूसडे होती है क्लास 9 बजे यूट्यूब पर। मंडे ट्यूसडे होती है जी मेरी क्लास 9 PM यूट्यूब पर। वेडनेसडे टू सैटरडे होती है मेरी क्लास ऐप पर, ठीक है। बाकी इसके अलावा हो सकती है समटाइम, अगर जीतू सर बिजी होते तो वो मुझे दे देते हैं मंडे एंड ट्यूसडे को 7 PM वाली क्लास भी। वो फिर आपको शेड्यूल से और अनाउंसमेंट से तो पता लग ही जाता है। एक्टिव रहा करो, ऐप पर एक्टिव रहा करो, और यूट्यूब पर एक्टिव रहा करो। पेपर 1 की जो क्लास का टाइम है देखो, एक है 4 PM, एक है आपका 7 PM, और एक है आपका 9 PM। ये वाली 9 PM वाली तो है यूट्यूब वाली, जो बिल्कुल फ्री है। 9 PM एक्टिव रहा करो, 7 PM एक्टिव रहा करो, 4 PM एक्टिव रहा करो। पेपर 1 का है जी टाइमिंग, इसके अलावा कोई टाइमिंग नहीं है पेपर 1 की, ठीक है। यही 3 टाइम है, 4 PM, 7 PM एंड 9 PM, ओके। असेसमेंट और इवेल्युएशन अलग अलग है मैम, हाँ जी अलग अलग है। असेसमेंट और इवेल्युएशन अलग अलग है, उसका भी आपको डिफरेंस करवा दूंगी अभी जस्ट, ओके जी।
ठीक है, करते हैं क्लास को स्टार्ट। अभी किसी का कोई डाउट है? क्लास स्टार्ट करने दो यार, 7:10 हो गए। किसी का कोई डाउट? मैम लास्ट पढ़ा था पोस्ट एक्टिव स्टेज। हाँ जी, लास्ट पोस्ट एक्टिव स्टेज पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया। फेसेस ऑफ टीचिंग आपका अभी असेसमेंट चल रहा है आज। वो वाला टॉपिक जो था ना फेजेस ऑफ टीचिंग, वो कंप्लीट है। लेवल ऑफ टीचिंग कंप्लीट है और डोमेन ऑफ टीचिंग कंप्लीट है। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन वगैरह ये तो चलो छोटे मोटे टॉपिक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक है। लेवल ऑफ टीचिंग आपका कॉग्निटिव डोमेन और वो डोमेन्स आपका इंपॉर्टेंट है। और आज जो करवाने वाली असेसमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसेस ऑफ टीचिंग वैसे तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट ये जो थोड़े लेंथी लेंथी टॉपिक थे ये थोड़े। ठीक है मैम, एक बार बैक क्या बैक करूं? इसके पीछे तो पोस्ट एक्टिव है, क्या बैक करना है इसमें? ये है एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, और तो कुछ नहीं है। ट्राइपोलर और बाइपोलर वाला भी कल बता दिया था। पोस्ट एक्टिव स्टेज कितना है? पोस्ट एक्टिव स्टेज के जो एलिमेंट्स थे वो पूछना चाह रहे हो तो पीडीएफ भेजी तो है कल। डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डिसीजन हो गया, ठीक है। सिलेक्टिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस हो गया, क्योंकि टेस्ट करना होगा, इवेल्युएशन करनी है, फीडबैक लेनी है, तो टेस्ट तो जरूरी है, कंपलसरी है। चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द स्ट्रेटेजी, और अगर टेस्ट में जो हमने टेस्ट किया है अगर हमें बेस्ट रिजल्ट नहीं मिले तो चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेटेजीज को चेंज करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। तीन ही थी इसकी, ठीक है। बाकी देख लेना पीडीएफ में। अभी करते हैं स्टार्ट आपका असेसमेंट। असेसमेंट पे आ जाओ सभी प्लीज। कहीं लालची तो नहीं बन जाते हो? जैसे जैसे मैं पीडीएफ शो करती हूँ ना आप लोगों को, सॉरी पीपीटी, तो जो आपको प्री एक्टिव, पोस्ट एक्टिव और सारा इंटरेक्टिव दिखता रहता है, तो आप सोचते हो मैम प्लीज ये भी सारा ही कर दो, आप रिवीजन ही करवा दो। लालच तो नहीं आ जाता कहीं पीपीटी को देख के कि सारा ही करवा दो? 3 स्टेजेस बताए थे मैम, हाँ जी, गुड। बाकी स्टेजेस ऐसा नहीं कि परमानेंट वही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट वही है, बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओनली 3 ही स्टेजेस है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए होते हैं आपको एग्जाम्पल्स, और ये स्टेजेस जो होती है। जो आपकी परमानेंट है वो आपकी लेवल ऑफ जो टीचिंग का बताया है, कॉग्निटिव डोमेन बताया है आपको, वो आपकी है कि हाँ वो फैक्चुअल है कि वो ही होगा एग्जैक्टली। बाकी पोस्ट प्री इंटरेक्टिव ये तो फैक्चुअल है, ये फैक्ट है, ये तीनों ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा फेजेस ऑफ टीचिंग में। बट एग्जाम्पल में आपको पोस्ट एक्टिव के एग्जाम्पल में कुछ भी पूछा जा सकता है, इंटरेक्टिव के एग्जाम्पल में कुछ भी पूछा जा सकता है, प्री एक्टिव के एग्जाम्पल में कुछ भी पूछा जा सकता है। जो आपका एग्जीक्यूशन है, जो आपका प्लानिंग स्टेज है और जो आपका इवेल्युएशन स्टेज है, वो भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये फैक्ट है, ये एज इट इज वैसा ही लर्न करना होगा आपको। ओके, गुड, ठीक है जी, करते स्टार्ट। अब प्लीज स्टार्ट करते क्लास को, काफी टाइम हो गया है, कल बता दी थी काफी चीजें। देखो, एक चीज एडवाइस करूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो तो जैसे मान लो मैं आपको कुछ चीजें बोलती हूँ कि आपको एज इट इज सिक्वेंस में याद करना होगा, एज इट इज नंबरिंग में याद करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो एज इट इज करना है। बाकी जिनके मीनिंग है, ठीक है, वो भी आपको याद करने। कुछ कुछ मैं लाइनें बताती हूँ कि हाँ सेम एज इट इज उठ के आई है एग्जाम में, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए। 3 चीजें हमेशा बोलती हूँ, नेट जेआरएफ चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी, रिवीजन, पीवाईक्यूज। और रिवीजन ये नहीं मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, पीवाईक्यूज। बस ये 3 चीजें हैं जो आपका हथियार है इस एग्जाम को पास करने के लिए, आपकी जंग के लिए। ये 3 चीजें, कॉन्सेप्ट, रिवीजन, पीवाईक्यू। अब देखो, बाकी तो कंसिस्टेंसी वगैरह वो सारी चीजें आएगी, आपकी डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी वगैरह वो तो सारी चीजें आएगी, ठीक है। वो तभी आएगा जब ये चीजें फॉलो करनी स्टार्ट करोगे, फिर ऑटोमेटिकली बैठना पड़ेगा। मैम हम तो तैयारी करिए, अगर सिलेबस हो गया मैम। मैम हूँ तो तैयारी करिए, पता नहीं क्या बोला। ठीक है, असेसमेंट। असेसमेंट क्या है जी? जब आप कॉलेज में पढ़ते थे आपको असेसमेंट मिलती थी? स्कूल में पढ़ते थे असेसमेंट मिलती? तो वो आपका एक तरह से ड्यूरिंग द सेशन होता था ना, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द सेशन होता था असेसमेंट मिलना, तो कि लास्ट में मिलती थी असेसमेंट?
अगर हम इवैल्यूएशन की और असेसमेंट की बात करें तो यही मीनिंग है। असेसमेंट जो होता है ना आपको वो ड्यूरिंग द मिलता है, ड्यूरिंग क्लास के टाइम पर, और जो इवैल्यूएशन होता है आपका वो लास्ट एग्जाम होता है जब आप एग्जाम दे देते हो, ठीक है, एग्जाम जब आप दे देते हो। असेसमेंट आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, ठीक है, स्टूडेंट को चेक करने के लिए होती है कि कहाँ स्टूडेंट को चेक करना चाहिए, कहाँ उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए होती है असेसमेंट, कि कहाँ कमी रहेगी स्टूडेंट के अंदर, किन कमियों को वो ठीक कर सकता है, किन कमियों को वो ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। मीन्स आप ये रखो कि सारी इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की, ठीक है। उनको कुछ नंबर्स मिलते हैं, नंबर्स, बट नॉट ग्रेड, नॉट लिख लूं मैं यहाँ पे, नॉट ग्रेडिंग सिस्टम, और ना ही उनको ग्रेड मिलेगा, और ना ही उनको ये, हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा, बस ओनली क्या होगा, फीडबैक होगा यहाँ पे, फीडबैक होगा, और कौन सा फीडबैक होगा, ड्यूरिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन सारी फीडबैक होगा। बाकी हम करेंगे अभी इवैल्यूएशन वाला लास्ट में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम में पूछी गई थी, एज इट इज, असेसमेंट इज द सिस्टमेटिक, ये वाला जो शब्द है ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। मूल्यांकन छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने का व्यवस्थित आधार है, ठीक है, कि वो क्या सीख रहा है, उसको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, फीडबैक लेना एक छात्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, और विद्यार्थी को कहाँ चेंजेस करने हैं, कहाँ उसको चेंजेस नहीं करने हैं, मीन्स उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए होती है असेसमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सिलेक्टिंग, डिजाइनिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन, ये देखो इंफॉर्मेशन, टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट की लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए, स्टूडेंट की डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए की जाती है असेसमेंट। डिजाइन करना, एक त्वरित विश्लेषण, व्याख्या करना और उपयोग करने की प्रक्रिया है। अब देखो यहाँ पे बड़ा प्यारा है, और ये ब्लर सी आई है, ये इमेज मैंने अटैच किया, मेरी कोई गलती नहीं, इमेज ही ब्लर थी, यहाँ पे इमेज ही ब्लर थी, ठीक है, बट पढ़ के बता देती हूँ एक बार। अब देखो, असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, इज डिस्क्राइब कलेक्टिंग, रिव्यूइंग, ठीक है, एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट। इवेल्युएशन डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट, जज करना, जस्टिफाई करना, जज करना, बेसिस ऑफ एविडेंस। अगर हम यहाँ पे बात करें, इवेल्युएशन क्या हो जाएगा आपका, ग्रेड, जो आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका एक तरह से ड्यूरिंग सेशन हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा एक तरह से, कि फीडबैक लेना, ठीक है, विदाउट एनी ग्रेड, विदाउट एनी ग्रेड, की जैसे टीचर है ड्यूरिंग क्लासरूम आपको असेसमेंट दे रहा है कि हाँ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है, आपकी परफॉर्मेंस अप जा रही है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें असाइनमेंट दी जाती थी बनाने के लिए, ठीक है, असाइनमेंट भी दी जाती थी, तो ऐसा तो नहीं था कि उस असाइनमेंट के बेस पे आप फेल और पास हो जाओगे, वो सिर्फ आपको एक असेस करने के लिए था, ठीक है। लास्ट में जब आपके एग्जाम होते, फाइनल एग्जाम, वहां पे आप फेल और पास होगे, क्लियर है। ये सिर्फ आपकी ड्यूरिंग सेशन चलने वाला है, असेसमेंट जो है ड्यूरिंग सेशन, और इवैल्यूएशन आपका एंड ऑफ द कोर्स। अब देखो, असेसमेंट पेज अटेंशन टू टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपकी असेसमेंट की जाती है। इवैल्यूएशन फोकस फाइनल आउटकम, जो आपके लास्ट में फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। असेसमेंट इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंक्वायरी, अब ये स्टार्टिंग से ही हो जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही असेसमेंट होनी शुरू हो जाती है, एक स्टूडेंट को देखा जाता है कहाँ कमी आ रही है, कहाँ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, किन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, किन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, हाँ, लाइक छोटे छोटे टेस्ट हो गए, वेरी गुड, किसने रिप्लाई किया है, मोहम्मद ने, लाइक छोटे छोटे टेस्ट हो गए, बट जो फाइनल एग्जाम होगा वो आपका इवेल्युएशन। अब इट इज अ जजमेंटल और इट इज डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक क्या था बताना, कल भी बताया, और इट इज फॉर्मेटिव और इट इज समेटिव, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द कोर्स, और इट इज फॉर्मेटिव मीन्स ड्यूरिंग। अब जब ड्यूरिंग सेशन होता है तो वहां पे इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, वो मीन्स ड्यूरिंग क्लास जब असेसमेंट की जाती है मेनली इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, वो चीज़ों को स्टूडेंट को जहाँ पे कमी आ रही है, जहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए होता है। यही डॉक्टर कहा था मैम, यानी डॉक्टर कहा था मैम, हाँ पता तो लगाओ, पता तो लगाओ, डायग्नोस्टिक बताओ तो सही मुझे, क्या है डायग्नोस्टिक, 2-3 बार बता चुके और एग्जाम्पल मैंने डॉक्टर का दिया है बहुत बार, डायग्नोज करना,
डायग्नोज करना। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है ना पेशेंट को, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस देखनी, और एक ही हमेशा याद रखना जो डायग्नोस्टिक है वो लुकिंग कौन सा है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? लुकिंग फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है डायग्नोस्टिक? क्या खाया था रात को जिस वजह से दर्द हुई है पेट में? तो ये फॉरवर्ड हो गया कि बैकवर्ड हो गया? डायग्नोस्टिक मीन स्टूडेंट के क्वेश्चंस के थ्रू जांच करना। स्टूडेंट की हालत के थ्रू भी जांच करना, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी बीमारी का पता लगाना। ये बताओ फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना स्टूडेंट की। जल्दी से बताओ फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? लुकिंग बैकवर्ड। हाँ जी। और जो आपका फॉर्मेटिव है लुकिंग फॉरवर्ड है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत। अब जो यहाँ पे डायग्नोस्टिक है ये भी एग्जाम में पूछा गया। जो मैं ये स्लाइड लेकर आई हूँ ना आपको, ये इमेज जो मैंने ऐड की है, देखो इमेजेस तो मेरे पास बहुत सारी थी, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस मिल जाती है कंटेंट बनाने के लिए, बट मैं एग्जैक्टली वो इमेज लेकर आई हूँ जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। जो ये इंप्रूवमेंट वाला है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यूजीसी के नेट में, जजमेंट वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आउटकम वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लर्निंग एंड ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन बना है, बिगिनिंग ऑफ द इंक्वायरी ये भी बना है, जजमेंटल ये भी पूछा गया, डायग्नोस्टिक ये भी पूछा गया, फॉर्मेटिव एंड ये एग्जाम में पूछा गया। मीन्स यहाँ पे जितनी मैं 4 लाइनें लाई हूँ, 4 की 4 लाइन आपके एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। इसलिए मैं इमेजेस ये मैंने आपको अटैच की है कि यहाँ से हर एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब लाइन को नहीं भी समझना, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, तो इजीली आप आंसर बना पाओगे। बाकी तो आपको पता है ये क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो टाइप ऑफ असेसमेंट हम करने वाले हैं। डायग्नोस्टिक हम करेंगे, फॉर्मेटिव करेंगे, समेटिव करेंगे, नॉर्म रेफरेंस्ड करेंगे और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड करेंगे, और इसके साथ साथ हम डायनामिक भी करेंगे, और एक सेनोप्टिक्स ऐसा कुछ है वो भी करेंगे, और आइपेसेटिक ये भी करेंगे, इप्सेटिक, ठीक है, इप्सेटिव ये वाला भी करेंगे हम, ठीक है, ये भी करेंगे जो आपकी थोड़ा न्यू न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। मीन्स पहले तो ये नहीं पूछा जाता था, अगर आप 2018 से लेकर 2020 तक की बात करो तो ये वाला नहीं पूछा जाता था, बट अभी पूछा जाता है, इपेस्टिव और ये डायनामिक और आपका सिनोप, ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किया था ना हमने, ZOD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे था डायनामिक में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो अभी PYQs में किया था। मैम आप जब भी पढ़ाते हो बार बार बोलते हो कि ये सवाल बार बार पूछा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि UGC नेट वाले आपकी क्लास उनके क्वेश्चन सारे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो टॉपिक होते हैं ना, टॉपिक होते हैं रिपीटेड, ठीक है, टॉपिक होते हैं रिपीटेड, बट क्वेश्चन वहां से घुमा दिया जाता है। अभी जब हमने PYQs किए 2023 के, तो आपने चेक किया होगा, ठीक है। अब 2023 के मैं डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट के लाई थी, जहां पे वन लीनियर बन रहा है उसी को नेक्स्ट शिफ्ट में वो स्टेटमेंट बेस्ड बना रहे, उसी को नेक्स्ट शिफ्ट में वो चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक है वो तो देखो रिपीटेड होने हैं डेफिनेटली, अब क्वेश्चंस कैसे वो वहां से घुमाते हैं वो तो NTA वाले जाने। एक और चीज बताऊंगी आपको, 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं आपके जो रिपीटेड होते हैं मैक्सिमम, मीन्स PYQs होगा आपके 10 एक क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो PYQs होंगे। जिसने PYQs लगाए होंगे वो नेट के बहुत करीब होता है, बहुत ज्यादा नेट हो ही जाता है उसका अगर PYQs ढंग से लगाया तो। 10 से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो रिपीटेड रहेंगे आपके, ठीक है। और टॉपिक आपके ये रख लो, 50 टॉपिक तो ऐसे होंगे जो रिपीटेड ही होंगे, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। पर फिर भी अगर आप बोल रहे हो ना मिस अफरीन इतना छोटा छोटा सिलेबस नहीं आपका, अब मान लो मैंने आपको कम से कम 300-400 टॉपिक बता दिए, कितना एक याद रख पाओगे आप? इतना इजी टास्क नहीं है ये तो। जब हमारी 1 घंटे की क्लास हो रही होती है ना, फिर आपको लगता है कि मैम बोल रहे ये भी एग्जाम में आया, ये भी एग्जाम में आया, इन एक टॉपिक से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन बनना है, ठीक है। अब 2 नंबर लेके थोड़ी नेट JRF क्वालिफाइड कर पाओगे, सिर्फ 2 मार्क्स आने हैं यहाँ से, जितने भी टॉपिक करवाते हो। अब वो नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आ जाए कौन सा ना आए, आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड है। मुझे तो सारा सिलेबस कवर करवाना है, बाकी आपकी शिफ्ट पे डिपेंड है कौन सा क्वेश्चन आए कौन सा ना आए। क्लियर है? सिर्फ एक टॉपिक से 2 नंबर का मार्क्स बनता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता एक टॉपिक से, ओनली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो एग्जामिनर पे डिपेंड है वो कौन से टॉपिक से पूछता है, तो कितना याद कर लोगे आप? तो भाई छोटी बात नहीं है, पढ़ना पड़ेगा फिर भी। मैं चाहे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी करवा दूं ना, यहाँ पे पेपर 1 का पूरा क्वेश्चन पेपर भी करवा लूं, फिर भी 100% में श्योर हूँ फिर भी बच्चे नहीं कर पाएंगे।
जिन्होंने ढंग से रिवीजन नहीं करी होगी, ढंग से काम नहीं किया होगा अपने ऊपर, वो फिर भी नहीं क्वालिफाइड कर पाएंगे, इवन नेट भी क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे अगर पूरा क्वेश्चन पेपर भी करवा दिया जाए आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमाएगा इस तरह से ना। अब देखो, चले नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी एग्जाम में पूछे गए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें, जहां पर ऑफ लग गया ना, सीखने का आकलन, ये हो जाएगा आपका समेटिव, और फॉर जहां पे लग गया, फॉर ये मैंने बहुत बार बताया भी, निमोनिक फॉर और फॉर्मेटिव, यहां से इजी हो जाएगा आपको, और एज में आ जाएगा आपका डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक, सीखने का आकलन, सीखने के लिए मूल्यांकन, और आपका सीखने के रूप में मूल्यांकन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोग्रेस इन वेरियस वेज, दिस अंडरस्टैंडिंग कैन इन्फॉर्म द टीचिंग स्ट्रेटेजी यू यूज, मे लीड टू डिफरेंट एडेप्शंस। विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन आपको विभिन्न तरीकों से छात्र प्रगति को समझने में मदद कर सकते हैं, यह समझ आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली शिक्षण रणनीतियों को सूचित कर सकती है और विभिन्न अनुकूलन को जन्म दे सकती है आपकी कक्षा में, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बैकलाइन दिखाइए, कौन सी बैकलाइन? मैम आपका कंटेंट और पीवाईक्यू कर ले, इनफ, हाँ जी इनफ है, इनफ है पांडे जी, जो मैं सब्जेक्ट करवा रही हूँ, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आपका ये आरसी, ठीक है, आरसी तो चलो आपकी खुद की प्रैक्टिस रहेगी, हम तो सिर्फ आपको हिंट देंगे कि कैसे अटेंड करना है। बैकलाइन कौन सी वाली बैकलाइन? ये वाला बोल रहे हो आप? कौन सी बैकलाइन सृष्टि? पांडे प्रिया, अच्छा ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है आपको। 6 टाइप्स, ओके, तो यही है 6 टाइप्स, अभी डिटेल में करेंगे, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, समेटिव, इप्सेटिव, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। ऑफ लर्निंग समेटिव हो गया, फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव हो गया, एज लर्निंग डायग्नोसिस हो गया, हाँ जी। अब देखो, अगर हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात होगी जहां पर, अब आपको पता है जब मैंने बोला कि ऑफ लर्निंग आपकी समेटिव है, तो कहीं ना कहीं समेटिव के सारे फीचर्स नहीं आ जाएंगे इसमें। जब मैंने बोल दिया कि ऑफ लर्निंग जो है वो समेटिव है, तो समेटिव के फीचर्स नहीं आ जाएंगे इसमें, यस या नो? मैम एग्जाम डे दिसंबर में स्टार्टिंग में ही होगी, ये तो लग जाएगा आपको पता, बट इस बार एनटीए वाले भी देखो, जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने बोला है वो कर रहे हैं, उन्होंने बोला दिसंबर में एग्जाम करवाएंगे तो दिसंबर में ही करवाएंगे, अब सतर्क होने की जरूरत है। हाँ जी, यस। अब देखो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग आर यूजली ग्रेड बेस्ड, अब ये जो ग्रेड बेस्ड है, ठीक है, आप बोलते हो कि मैम एनटीए वाले जो आप पढ़ा रहे हो वही डाल देते हैं, अब देखो ग्रेड बेस्ड है क्या, जब हमने पीवाईक्यू करे थे तो ये था नहीं समेटिव में, अगर किसी को याद होगा, जो मंडे ट्यूसडे आपकी क्लास हुई है जहां पर मैंने आपको फॉर्मेटिव और समेटिव करवाया था, ये फीचर था, एज इट इज यही लाइन थी ग्रेड बेस्ड, यस या नो? किसी को याद है जिसने अटेंड किया था? यही लाइन थी ग्रेड बेस्ड वाली, ग्रेडिंग पूछा गया था कि वो फॉर्मेटिव है कि समेटिव है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया था, यस मैम, अगर आपने अटेंड की होगी। अब देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपकी कौन सी है, समेटिव है, तो ऑब्वियसली समेटिव के फीचर्स आएंगे यहाँ पे, बस करना ही कुछ नहीं है, इजी है। जब समेटिव के फीचर्स आएंगे तो बस फिर क्या है, ग्रेड बेस्ड होना है, एग्जाम्स होंगे, पोर्टफोलियो का मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। और अगर हम कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में पोर्टफोलियो का मतलब है जब 4-5 चीजों को इकट्ठा मिला के मिलाया जाता है, जैसे डिवेंचर, शेयर, सारी चीज होगी तो उनको बोलते हैं एक पोर्टफोलियो बना है अभी विभागों में, ठीक है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, लाइक आपके ग्रेजुएशन के और आपके +2 के, +1 के, ठीक है, सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हो गए, पोर्टफोलियो, एग्जाम्स हो गया, फाइनल प्रोजेक्ट हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया आपके, क्लियर है? तो ये तो इजी है आपका समेटिव के, बस यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव है, समेटिव के इसमें फीचर्स आने वाले हैं, इतना डिटेल में वैसे कभी पूछा नहीं गया, असेसमेंट ऑफ और असेसमेंट फॉर लर्निंग आपसे इतना ही पूछा गया है कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है और क्या है इसका एग्जांपल, उसमें एग्जांपल में दिया गया था समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, कि आपका फॉर्मेटिव है, कि आपका ये
जितने भी आपको असेसमेंट के टाइप दिए, उल्टा कर दिया था। जी। क्या हुआ था मोहम्मद जी, क्या बोल रहे हो आप, क्या उल्टा किया था आपने, उल्टा कर दिया था क्या? अब देखो, ऑफ लर्निंग में है जब, तो कॉमन टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफ, ऑफ और फॉर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। फॉर तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, फॉर्मेटिंग, ठीक है। आगे बस आपने MTIV लगाना है, फॉर्मेटिव। और ऑफ, अब देखो ऑफ का पूछा है तो समेटिव आ जाएगा यहाँ पे, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट आ जाएगा, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जो आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है ये भी कहीं ना कहीं आपका एंड होता है, ठीक है, एंड ऑफ द कोर्स होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। मीन्स की दो इंडिविजुअल के बीच में जब कंपेरिजन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे 55% मार्क्स है और आपके 60% एग्जाम मार्क्स है, उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट की। मीन्स कि दोनों के बीच में डिफरेंस किया जाता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन सा होता है, जब हम इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंस करते हैं या ग्रुप के बीच में डिफरेंस करते हैं, और परसेंटाइल बेस होता है मेनली आपका ये, परसेंटाइल बेस, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट आपका वो असेसमेंट होता है जहां पे हम परसेंटेज एक रखते हैं कि ये क्राइटेरिया है, 55% क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी के लिए, 50% क्राइटेरिया है आपका SC कैटेगरी के लिए, तो इतना तो होना चाहिए मिनिमम पासिंग, ठीक है, इतना तो होना चाहिए, इतना तो क्राइटेरिया है। तो ये वाली असेसमेंट वो होती है आपकी, ठीक है। तो ये भी एंड ऑफ द कोर्स है, और ये आपकी क्राइटेरिया रेफरेंस ये भी एंड ऑफ द कोर्स है, और समेटिव की बात करें ये भी आपकी एंड ऑफ द कोर्स है, एंड ऑफ द कोर्स है। क्लियर है? PYQs में अभी ओवरव्यू दे रही है मैम, फॉर्मेटिव का समेटिव में, फॉर्मेटिव का समेटिव में, समेटिव का फॉर्मेटिव में। अच्छा आपने उल्टा कर दिया था, कब? अभी जो PYQs करवाए थे उसमें किया था उल्टा। हाँ ये हो जाता है, देखो कंफ्यूज जब इतनी सारी चीजें, तभी तो मैं बोलती हूँ कि अभी 1 घंटे की क्लास में सिर्फ आपका ये रख लो कि 2 मार्क्स का कवर होता है 1 घंटे की क्लास में। अब सोच लो आप 2 मार्क्स से आप नेट JRF क्वालिफाई नहीं करोगे, और जब आपको वही, जब आपको सिंथेसिस, ठीक है, एनालिसिस एंड सिंथेसिस वाला है ना वो, जब आपको ये सारा 10 के 10 यूनिट्स पढ़ने होते हैं तो कहीं ना कहीं उलट फुलट हो जाती है, जितना मर्जी इजी टॉपिक हो। और जहां तक मुझे लगता है स्टूडेंट इजी टॉपिक में ही गलती करते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये तो बहुत इजी है, ये तो मैं सही कर लूंगा, और वही गलत करके आ जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ मल्टीपल टाइम रिवीजन, PYQ सॉल्विंग। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव, और समेटिव के सारे फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव, और कौन सा बोला, नॉर्म रेफरेंस्ड भी इसमें आ जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में डेफिनेटली। और आपका क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरिया वाला ये भी पूछा जा सकता है, दोनों एंड ऑफ द कोर्स है। अभी डिटेल में करेंगे इसको, नॉर्म और क्राइटेरिया वाला, ठीक है, डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। Assessment for learning formative provide you with a clear snapshot of student learning and understanding as you teach, allowing you to adjust everything from your classroom management strategies to your lesson plans as you go। सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है सीखने के लिए, तो फॉर्मेटिव है वो, तो आपको पढ़ाते समय छात्रों के सीखने, देखो पढ़ाते समय, जो आपका समेटिव है यहाँ तो जी पढ़ा लिया, अब तो टेस्ट लेंगे, ठीक है, सॉरी अब तो एग्जाम होगा, यहाँ तो पढ़ा लिया अब तो एग्जाम होगा, और ये है पढ़ाते समय छात्रों के सीखने और समझने का स्पष्ट स्नैपशॉट प्रदान करता है, जिससे आप अपनी कक्षा प्रबंधन रणनीतियों से लेकर अपनी पाठ योजना तक सब कुछ समायोजित कर सकते हैं। ये हो गया जी आपका फॉर्मेटिव। अब फॉर्मेटिव के सारे फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्लियर है, सारे फीचर्स आ जाएंगे फॉर्मेटिव के यहाँ पर। असेसमेंट एज लर्निंग डायग्नोस्टिक, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक के सारे फीचर्स यहाँ पर आ जाएंगे। भाई हमारा बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, एक ही बार बोल देते हम फॉर्मेटिव समेटिव और डायग्नोस्टिक पढ़ देते, इतना सारा सिलेबस बढ़ाने की क्या जरूरत है। पर क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट जो शब्द है उनको भी तो समझना पड़ेगा ना, ठीक है, डीप में स्टडी करनी पड़ेगी, डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, इन्होंने तो सिलेबस बढ़ा दिया। अब देखो डायग्नोस्टिक सारे फीचर्स यहाँ पर आ जाएंगे। Assessment as learning actively involves student in the learning process। एक्टिवली इन्वॉल्व कब होता है स्टूडेंट, एक डॉक्टर है वो चेकअप करेगा, तो चेकअप, भाई चेकअप के लिए पेशेंट भी तो होना चाहिए,
पेशेंट ही मौजूद ना हो, वो जाए ना डॉक्टर के पास, तो किसका चेकअप करना। अब स्टूडेंट कैसे डायग्नोज करेगा, मान लो मुझे डायग्नोज करना है आप सभी को, आप हो ही नहीं कोई क्लास में, तो मैं कैसे डायग्नोज करूंगी, कैसे चेकअप करूंगी आपका कि आपको समझ आ रही है चीजें, नहीं आ रही है, कैसे मैं अंडरस्टैंड करूंगी आपके पास कितनी नॉलेज है, आपको प्रीवियस कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं है आपको, कितना ज्ञान मीन्स की कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, कितनी आपकी वीकनेस है, कितना आपका लेवल है, मैं कैसे चेक करूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट डिफरेंट लेवल है चीजों को समझने का। ठीक है, तो क्लास में तो होना चाहिए ड्यूरिंग टीचिंग फॉर्मेटिव, आफ्टर टीचिंग समेटिव। हाँ जी ठीक है ऋतुराज जी। ओके जी। अब देख लो एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट, इन्वॉल्व होना चाहिए स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, इट टीच क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, encourage स्टूडेंट टू सेट अचीवेबल गोल्स फॉर देमसेल्फ एंड ऑब्जेक्टिवली मेजर देयर प्रोग्रेस। सीखने के रूप में मूल्यांकन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय, एक्टिव रूप से शामिल करता है, बस ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लाइन आपकी, बाकी डायग्नोस्टिक के सारे फीचर्स क्लियर है जी। अब देखो डायग्नोस्टिक असेसमेंट फेवरेट टॉपिक है एनटीए वालों का, फेजेस ऑफ टीचिंग हो गया, लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गया, डोमेन ऑफ टीचिंग हो गया, असेसमेंट्स हो गए, यहाँ ये तो फेवरेट है, 4-5 टॉपिक तो ऐसे जहाँ से मतलब हर बार क्वेश्चन पूछा गया, इवन 2013 अभी जो जून का एग्जाम हुआ वहां पे भी क्वेश्चन बने डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, फेवरेट टॉपिक है ये तो, यहाँ से तो पूछना ही पूछना है क्वेश्चन। अब देखो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैन हेल्प यू, अब इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आइडेंटिफाई योर स्टूडेंट करंट नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट, देयर स्किल सेट एंड कैपेबिलिटी एंड टू क्लियरिफाई मिसकंसेप्शन बिफोर टीचिंग टेक्स प्लेस, नोइंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ वीकनेस कैन हेल्प यू बेटर प्लान व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच इट। बस नैदानिक मूल्यांकन आपको किसी विषय के बारे में अपने छात्रों के वर्तमान ज्ञान, उनके कौशल सेट और क्षमताओं की पहचान करने, शिक्षण शुरू वर्तमान भी और आपका जो बैकवर्ड होता है ना वो, उसका भी पता लगाना है कि इसके पास पहले से कितनी नॉलेज है, वो भी पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने करंट नॉलेज ही लिखा है, बट ये प्रीवियस भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रीवियस भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, प्रीवियस भी हो सकता है ये। उनके कौशल सेट और क्षमताओं की पहचान करने, शिक्षण शुरू होने से पहले गलत फहमियों को स्पष्ट करने में मदद करता है। ओके छात्रों की ताकत और कमजोरियों को, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानने से आपको बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है कि क्या पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है। इंपॉर्टेंट है ये भी, पहले डायग्नोज करना है स्टूडेंट को, उसकी कमजोरी कहाँ, उसका लेवल कमजोर है। अब मान लो कोई बंदा एक कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, और कोई एक बेचारा एवरेज सा स्टूडेंट है। अब मान लो कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको चीजें आ जाती है 5 मिनट में समझ, और एक एवरेज सा स्टूडेंट है उसको लगता है जी 10 मिनट। ठीक है, तो मुझे सबको लेकर चलना होगा, सारे स्टूडेंट को लेकर चलना होगा, डायग्नोज करना होगा पूरी क्लास को कि मुझे कैसे पढ़ाना है। क्लियर है, यस या नो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो गई? डायग्नोस्टिक वैसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार। प्री टेस्ट ऑन कंटेंट एंड एबिलिटीज, सेल्फ असेसमेंट, आइडेंटिफाई स्किल्स एंड competencies, डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्सेज ऑन कंटेंट स्पेसिफिक नोट, इंटरव्यू ब्रीफ, प्राइवेट 10 मिनट इंटरव्यू ऑफ ईच स्टूडेंट। जैसे हम क्लास में पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, और ये सारी चीजें, एक टीचर जब क्लास में जाता है तो वो पूछता है सारी चीजों को। ठीक है, एक तरह से इंटरव्यू लेता है, तो उसको पता लगता है कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है, इसको कितना आता है, कितना इसको नहीं आता है। ओके नेक्स्ट, डायनामिक इज वेगोस्टे ने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस मोर कैपेबल दीज एक्सपीरियंसेस आर। अब देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये पूछा गया था जी क्वेश्चन। ठीक है, अब डायनामिक का क्या मतलब होता है कि जब हम मीन्स स्टैटिक नहीं होते। डायग्नोस्टिक क्लियर है? पीपीटी ब्लर, पीपीटी ब्लर थोड़ा सा, क्या जोया थोड़ा सा क्या हुआ? पीपीटी ब्लर हुआ कि समझ थोड़ा सा आया? क्या बोलना चाह रहे हो? पीपीटी आपका ब्लर हुआ है कि समझ आपको थोड़ा सा आया है? ठीक है मैम, अब ओके ओके ठीक है। अब देखो जो आपका डायनामिक है, डायनामिक का क्या मतलब होता है?
ये भी बताया बहुत बार। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंज, मीन्स की जो चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। और स्टैटिक का क्या मतलब होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो फिक्स्ड, और डायनामिक को अगर हम बोले तो चेंज मतलब फ्लेक्सिबल। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, जिसने चेंज ही नहीं होना। अब डायनामिक असेसमेंट क्या है कि जो एक स्टूडेंट है ना, देखो, वो खुद से भी ट्राई करेगा चीजों को सीखने की, हेल्प भी लेगा, ठीक है। और जब वो हेल्प ले लेगा, जब उसको सब कुछ अच्छे से आ जाएगा, फिर लास्ट में वो क्या करेगा, फिर उसको किसी की हेल्प की, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब देखो, वेगोस्टे ने दिया था ये भी आपका, डायनामिक असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ वेगोस्टे। अगर हम वेगोस्टे की बात करें, वेगोस्टे ने और क्या दिया था? लिव वेगोस्टे ने और क्या दिया है, बता सकता है कोई? यूट्यूब पर करवाए थे मैंने थ्योरीज, वेगोस्टे वाला, यूट्यूब पर जो थ्योरीज करवाई थी, कोई बता सकता है अगर किसी को याद हो तो? हाँ जी, है किसी को याद? स्टैटिक फिक्स्ड हो गया। लेव अगस्टे ने कौन सी थ्योरी दी थी जो यूट्यूब पर करवाया था? लिव अगस्टे ने। डायग्नोस्टिक में क्या होता है सृष्टि जी? ओनली डायग्नोज करना, मीन्स चेक करना स्टूडेंट को। क्लास में जाकर टीचर का काम है स्टूडेंट को चेक करना, किसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज इसके पास नहीं है, उसी हिसाब से स्टूडेंट को पढ़ाना। दूसरी चीज, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखना, स्टूडेंट की वीकनेस को देखना, कि कितना वो समझ पाएगा, कितना चीजों को अंडरस्टूड कर पाएगा, कितना नहीं। अब मान लो कि मैंने आपको डायग्नोज ही नहीं किया, ठीक है, मान लो कि मुझे पता है कि आपको कितना पढ़ाना है, नेट के लिए कितना पढ़ाना है, मुझे पता है कि नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट मैं एक दिन में तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकती ना। जब रिवीजन होगी तब मैं पढ़ा सकती हूँ, एक दिन में या 2 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर लेंगे, पर उससे पहले तो मुझे आपको हर एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ानी पड़ेगी ना। फॉर बॉयज गर्लफ्रेंड डायनामिक वाइफ स्टेटिस्टिक। अच्छा जी, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये तो दिया ही था आपका। बाकी आपकी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी थी जो, वो भी इन्होंने दी थी आपकी वेगोस्टे ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप में निर्माण करना, ठीक है। वेगोस्टे ने दी थी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। और आपकी कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था, किसी को पता हो अगर? कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है आपका? ये छोटी छोटी चीजें ना, ये फंसाती एग्जाम में, वन लीनियर टाइप है ये। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया है? सोशल आपकी लर्निंग थ्योरी या सोशल ऑब्जर्वेशन थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बेंडूरा ने दी है, ठीक है, ये फंसाती है आपको चीजें। ब्लम क्या बोल, पियाजे ने दिए, हाँ, जीन, जीन पियाजे, जीन पियाजे ने दिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लूम, क्या बोलो, ब्लूम, ब्लूम। अब देखो, डायनामिक असेसमेंट आपकी वो असेसमेंट है जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखोगे वेगोस्टिन ने दिया था ये, और क्या याद रखोगे कि चेंज होते रहना, मीन्स एक स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वेगोस के काम पर आधारित है और अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के संदर्भ में संज्ञात्मक विकास को देखता है जो अधिक सक्षम है, ठीक है। सक्षम का क्या मतलब होता है? जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कैपेबल है मीन्स एक तरह से, ठीक है, कैपेबल है एक तरह से, कि ऐसा नहीं कि रुकावट है कोई और बहुत ज्यादा फिक्स्ड है। ये अनुभव भाषा और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। उनका कहना है कि सीखना समीपत विकास, ये पूछा गया था एग्जाम में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर होता है, अर्थात शिक्षार्थी आज सहायता और संसाधनों से जो कर सकते हैं वही वे भविष्य में स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो उनको सहायता चाहिए, उनको संसाधन चाहिए, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल उस यही था यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और स्टैटिक का मतलब हो गया आपका फिक्स्ड, और आपका डायनामिक का मतलब हो गया एक तरह से फ्लेक्सिबल, कि चेंज होता रहता है, स्टूडेंट की नॉलेज इंक्रीज होती रहती है, ठीक है, चेंज होता रहता है, उसका सोचने की क्षमता, उसकी देखने की क्षमता, सारी चीजें यहाँ पर क्या होता है, चेंज होती रहती है एक स्टूडेंट की। क्लियर है? तो डायनामिक असेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि डेली सिर्फ अगर मुझे असेसमेंट करनी है तो डेली बस मुझे टेस्ट ही टेस्ट लेने हैं, ये तो फिक्स हो गया। डायनामिक का क्या मतलब हो गया कि कभी मैं क्विज ले लूं,
कभी मैं टेस्ट ओरली ले लूँ, कभी मैं रिटर्न ले लूँ, कभी मैं वाइवा ले लूँ, इस तरह से होता है डायनामिक का मतलब। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं एक ही चीज पे काम कर रही हूँ, ओनली मैं टेस्ट ले रही हूँ और हमेशा अगर मुझे असेसमेंट करनी है तो सिर्फ मुझे टेस्ट से ही करनी है। कभी क्विजेस ले लिए, कभी गेम्स खिलवा लिए, जैसे कोहोर्ट वगैरह है, ठीक है, कोहोर्ट जैसे आपकी गेम्स है, वहां से आपकी इवेल्युएशन कर सकती हूँ, असेसमेंट कर सकती हूँ। तो इस तरह से असेसमेंट करना मीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से असेसमेंट करना एक स्टूडेंट की। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो मेमोरी है वो भी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। कभी वो खुद से चीजों को सीखता है, कभी उसको टीचर की भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि हमेशा स्टूडेंट खुद से ही चीजों को सीखेगा, कई बार उसको टीचर की भी जरूरत पड़ती है। ओके, अब देखो सिनॉप्टिक इसको रहने दो अभी। फॉर्मेटिव हमने कर लिया है, अच्छा उसमें किया था हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग में ना, फॉर्मेटिव। अब वही है जी फॉर्मेटिव भी। हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग व्हाइल दे टीच ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्लास। सिंपल सी बात है, एक शब्द में बात खत्म, ड्यूरिंग क्लास, बस ड्यूरिंग क्लास एंड प्रोवाइड देम विद इंफॉर्मेशन टू एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ड्यूरिंग क्लास, क्लास के समय। अगर हम एक एक लाइन में इसको जस्टिफाइड करें, फॉर एग्जांपल आपने बनाने नोट्स, ठीक है, असेसमेंट टाइप ऑफ असेसमेंट के, तो कैसे बनाओगे आप? फॉर्मेटिव को क्या लिखोगे? ड्यूरिंग क्लास, क्लास के समय असेसमेंट जो होती है, ठीक है। समेटिव को क्या लिखोगे? समेटिव को लिखोगे आप एंड ऑफ द कोर्स। और अगर डायरी की बात करें तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, और क्या लिखोगे आप यहाँ पे? स्ट्रेंथ, वीकनेस, और आपका लुकिंग फॉरवर्ड, सॉरी बैकवर्ड, लुकिंग बैकवर्ड, और प्रीवियस नॉलेज बोल लो चाहे करंट नॉलेज बोल लो आप, ठीक है, उसको सबको चेक करना, डायग्नोज करना एक स्टूडेंट को, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ कितनी कितनी है। इस तरह से बनते हैं जी नोट्स। बट ऐसे नोट्स बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए। अब जो आपका ड्यूरिंग क्लास एंड ऑफ द क्लास है, यहाँ से आपके बहुत एग्जांपल बन जाएंगे। ड्यूरिंग क्लास में क्या हो सकता है? क्विजेस हो सकते हैं, ठीक है, आपके टेस्ट हो सकते हैं छोटे मोटे। एंड ऑफ द क्लास में क्या होता है? आपका फाइनल एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, जो फाइनल होता है, ठीक है। अब देखो फॉर्मेटिव का बता दिया ड्यूरिंग क्लास। अब यहाँ पे क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट पोर्टफोलियो हो गए, वो जो ग्रेड नहीं बनते लास्ट में, जैसे मान लो आपके नंबर जुड़ते रहते हैं कि असाइनमेंट्स में और जो प्रोजेक्ट्स में आपके कुछ कुछ नंबर जुड़ते रहते हैं, फिर लास्ट में वो एक ग्रेड सा बन जाता है, ठीक है। ये वो वाला पोर्टफोलियो कि यहाँ पे सिर्फ अब ये नंबर से जुड़ रहे हैं लास्ट के लिए, लास्ट के लिए नंबर्स जुड़ रहे हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो में। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पे नंबर जुड़ रहे हैं। जैसे मान लो आपका टेस्ट हुआ, एक 10 नंबर का टेस्ट हुआ, फिर एक 20 नंबर का टेस्ट हुआ, एक 30 नंबर का टेस्ट हुआ, ये फिर लास्ट में जाके ये काउंट हो जाएंगे जब आपको एग्जाम का टाइम आएगा, वहां पर जब आपको नंबरिंग देनी होगी। ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होगी, क्लास डिस्कशन होगी, एंट्री एंड एग्जिट टिकट्स होगी, ठीक है, शॉर्ट रेगुलर क्विजेज होगी, जो रेगुलर क्विजेज होते हैं, जैसे कि अभी आपके क्विजेज चलते हैं, ठीक है, जो आपके अभी क्विजेज चलते हैं वो होते हैं जो आपके नेट जेआरएफ के लिए ये एक तैयारी हो रही है। बट इन क्विजों से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका नेट होगा कि नहीं होगा, मीन्स कि आप नेट क्वालिफाइड करके या नहीं करके। क्या ऐसा होता है कि जो क्विजेज में 100% मान लो आपने क्विज में परसेंटेज ला ली, तो क्या आपका नेट क्वालिफाइड हो जाता है? सिर्फ आपको असेस करने के लिए, वो आपको जांचने के लिए, वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कि कितना आता है कितना नहीं, कि क्विजेस को अटेंड करने के बाद ही आपका नेट क्वालिफाइड हो जाता है। ऐसा होता है क्या? हाँ जी, ये क्या है? यूटी एग्जाम्स की परसेंटेज मतलब समझ नहीं आया मुझे। मैम एक बार हिंदी क्वेश्चंस देखूंगी, एक बार इंग्लिश क्वेश्चन देखूंगी, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी मैम? मीन्स की टाइम जाएगा ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश में ही याद करते हैं। नहीं देखो, मैं पता क्या बोलती हूँ, ऐसा भी नहीं करना कि एक क्वेश्चन में ना 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। 1 मिनट से सिर्फ आप डीआई में कर सकते हो कि हाँ आपने 5 to 10 मिनट या 15 मिनट लेके चलो, 15 मिनट दे दिए 5 क्वेश्चन में, ठीक है, डीआई में। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी आप रख लो 15 मिनट, इसमें दे सकते हो। बाकी क्वेश्चनों में तो स्पीड स्पीड तभी बनेगी कंसेप्ट आते होगे। जो आपको टफ लगेगा ना, कि आपको इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। वैसे तो मे बी अब आपका हिंदी और इंग्लिश एक साथ ही दिए होते हैं क्वेश्चन, बाकी देख लेना एक बार। मिड टर्म सेमेस्टर जिक्र जिक्रा, ओके।
हाँ जी, जो आपके टेस्ट होते हैं जैसे आपके मिड टर्म टेस्ट हो गए और आपके ये हो गए टर्म टेस्ट वगैरह हो गए, वो आ जाएगा सारा पोर्टफोलियो में। लास्ट डिस्कशन। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये जो आपकी कहूट है ना, ये पूछा गया था जी एग्जाम में, और ये एग्जैक्टली आंसर था, ये डिफरेंट था। और आपका ये स्क्रॉटेप, ठीक है, स्क्रॉटेप, ये आपके ना ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग का ही क्वेश्चन बना था, कि मीन्स गेम खेल खेल के बच्चा जो सीखता है, गेम खेल खेल के आंसर देना चीजों का, ठीक है, क्वेश्चंस बने होंगे गेम की फॉर्म में, उनके आंसर देना, स्मार्टफोन से, टैबलेट से, कंप्यूटर से उनके आंसर देना, कोहोट, ठीक है। ये भी आपका वर्चुअल वर्चुअल क्लासरूम टूल्स लाइक स्कॉटिक एंड कोहोट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आए हुए एग्जाम में पूछे गए ये एग्जाम्पल, गेमिंग, गेमिंग के लिए ये। ओके। हाँ जी, मंथली टेस्ट भी आपका पोर्टफोलियो में आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट विभागों में जब डिवाइड होता है। अब देखो समेटिव, अगर हम समेटिव की बात करें, ये असेसमेंट ऑफ लेसन है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि असेसमेंट एज लर्निंग है? हाँ जी, करिए रिप्लाई फास्ट, जल्दी। समेटिव वैसे मैंने करवा दिया थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे हल्का सा टच करूंगी, जल्दी। ऑफ है, ठीक है, गुड। समेटिव असेसमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर द लर्निंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सारांशित या फिर योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन होता है सीखने के पूरा होने के बाद, ये इंपॉर्टेंट है। और यह जानकारी और फीडबैक प्रदान करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया का सारांश है, इंपॉर्टेंट है आमतौर पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे ज्यादा तो बता ही दिया आपको। ग्रेड सिस्टम, फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। अब एक और चीज आती है रूब्रिक, ये भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका रूब्रिक, किसी ना किसी शिफ्ट में तो ये पूछा जाएगा। और रूब्रिक आपकी वो होती है जैसे हम असेसमेंट देते हैं ना किसी को, असेसमेंट देते हैं हम किसी को, फॉर एग्जाम्पल रूब्रिक का क्या मतलब है, मानो इंट्रोडक्शन के मैंने अलग नंबर रखे हैं, ठीक है, और मान लो मैंने स्पेलिंग टेस्टिंग के अलग नंबर रखे हैं, कंक्लूजन के मैंने अलग नंबर रखे हैं, जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है करने के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हो, ठीक है, जो मान लो इंट्रोडक्शन है, अगर आपने इंट्रोडक्शन सही लिखी होगी तो मैं आपको दे दूंगी 2 नंबर, आपकी स्पेलिंग्स ठीक है मैं आपको दे दूंगी 2 नंबर, और आपने कंक्लूजन भी इंक्लूड किया है 2 नंबर, ठीक है, 2 2 4 5 6 6 नंबर का मेरा क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन गलत लिखी है, स्पेलिंग ठीक है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे, कंक्लूजन ठीक है उसको 2 नंबर मिलेंगे, मीन्स 4 नंबर उसको मिलेंगे, ठीक है, ये होता है रूब्रिक। also can help you to more objective and drive a final summative grade by following the same criteria student used to complete the project, ये होता है जी आपका रूब्रिक। और ये प्रिंटेड भी होता है आपका, ठीक है, प्रिंटेड बेस्ड भी हो सकता है आप लोगों का ये, और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है ये, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए जाते हैं वो भी हो सकता है रूब्रिक, क्लियर है। ये भी आपका असेसमेंट के लिए यूज होता है, मीन्स आपका एक फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए यूज होता है, ओके, फाइनल रिजल्ट बनाने के लिए आपका रूब्रिक यूज होता है। ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है, अभी तो बोल रहे हो, अभी मुझे पता है, अभी आप गलत रिप्लाई कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में, गलत रिप्लाई तो अभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ताजा ताजा पढ़ रहे हैं मैम, रिवीजन का हमारा पता नहीं हम करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी तो मैं एग्जैक्टली बोलेंगे, और एग्जाम में ना हम इसको ऑफ को ना फोर करके आएंगे, फॉर लर्निंग करके आएंगे, हम उल्टा कर देंगे मैम, जो फॉर्मेटिव है वो हम समेटिव में डाल देंगे, समेटिव है वो हम फॉर्मेटिव में डाल देंगे, क्योंकि ऑफ और फोर हमें सेम सेम लगेगा। मैम इतनी सारी चीजें पड़ी होगी ना कि सारा मिक्स हो जाएगा, समझ नहीं आएगी ऑफ था कि फोर था, अभी तो सब कुछ याद रहेगा हमें, एग्जाम में देखना आप, एग्जाम में इतनी सारी चीजें, इतना हमने पूरा ब्रह्मांड पूरा हमने संसार डाला होगा अपने दिमाग के अंदर, तो वहां पे तो फिर सारा उथल फुथल हो जाएगा काम हमारा। रिवीजन चलती है साथ, हाँ रिवीजन करनी है साथ में, ठीक है, गुड। अब देखो हाफ ईयरली, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जाम्स भी आपके इसी में आगे, कहीं ना कहीं यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट वगैरह, ठीक है, ये भी आपके इसी में ही आगे, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, क्रिएटिव पोर्टफोलियो, वैसे जो यहाँ से क्वेश्चंस बनता है ना वो आपके फाइनल एग्जाम्स, रैंक, ग्रेड, ये पूछा जाता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम्स हो गए, रैंक्स हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, ये पूछा जाता है, और यहाँ से बनता है एक एंड ऑफ द कोर्स, जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बाकी वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, असेसमेंट ऑफ लर्निंग,
अब हाफ ईयरली एग्जाम वाले, मिड टर्म वाले, एंड ऑफ द टर्म एग्जाम वाले, अब ये ना सोचे कि मैम फॉर्मेटिव में भी यही था और यहाँ पे भी यही था। वो थे जी आपके एक तरह से टर्म एग्जाम, मीन्स कि वहां पर आपका क्या होता था कि वहां पे आप पास और फेल नहीं होंगे। ये हाफ ईयरली वाले वो भी हो सकते हैं जो रूसा वाले हैं, ठीक है, रूसा वाले, या फिर एंड ऑफ द कोर्स आप रख लो हाफ ईयरली, ठीक है। जो रूसा वाले वो भी हो सकते हैं हाफ ईयरली। और जो आपके, हाँ सॉरी, जो आपका फॉर्मेटिव है ना वो एक तरह से टेस्ट होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट होते हैं, जैसे मिड टर्म टेस्ट हो रहे हैं आपके, और आपके ये हो रहे हैं मिड टर्म टेस्ट हो रहे हैं, हाफ ईयरली टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव में टेस्ट आ जाएगा, फॉर्मेटिव में टेस्ट आ जाएगा, और समेटिव में आपके एग्जाम आ जाएंगे। जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट की बात करें, फॉर्मेटिव में हो जाएगा वो। फाइनल आउटकम, क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग शांत हो जाता है मैम, डोंट वरी, बहुत अच्छा करेंगे, वेरी गुड मिस अफरीन जी। मंथली टेस्ट लेंगे, लेती तो रहती हूँ क्लास में, पूछती तो रहती हूँ। अभी टेस्ट हुआ है आपका थ्योरीज का, मैंने पूछा था जो किसने कौन सी थ्योरीज ली है, बीच बीच में पूछती हूँ। ऐसे मत सोचो कि मैम हवा में पूछ लेते हैं, जो मैं पूछती हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए टॉपिक है। ऐसे मत सोचना है कि मैम हवा में हमारे से पूछते रहते हैं और हम आंसर दे देते हैं और एग्जाम में तो हवा में नहीं पूछती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, वो टेस्ट ही होता है आपका एक तरह से, जो एक एक दो दो टॉपिक पूछती रहती हूँ ना आपको। यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, क्रिएटिव पोर्टफोलियो टेस्ट, और ये सारा, ठीक है। अब देखो, डिफरेंस पता होना चाहिए। ये है जी आपका डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इवेल्युएशन ड्यूरिंग लर्निंग या फिर असेसमेंट ड्यूरिंग लर्निंग। इवेल्युएशन आफ्टर लर्निंग, ये तो हम कर चुके हैं, ये क्लास के वक्त होगा आपका, और ये आपका आफ्टर आफ्टर क्लास होगा, ये हमने देख लिया। मॉनिटरिंग लर्निंग प्रोसेस, असाइनिंग ऑफ रैंक्स एंड ग्रेड, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए बहुत बार, बहुत बार, मतलब बहुत बार। अभी जून में ही वंदन ग्रेड पूछा गया था, रैंक्स और ग्रेड। इम्प्रूव लर्निंग के लिए होता है, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, ये वाला सारा आपका इम्प्रूव होगा। और इवेलुएट अचीवमेंट, कि कितना अचीव हुआ है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है या फिर नहीं हुआ, ठीक है, कितना अचीव कर पाए हो आप। प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग, ऑनगोइंग है ये, चलती चलती रहती है जी ये फीडबैक, ठीक है। क्लास में चलती रहती फीडबैक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपने आंसर दिया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा आपने आपने आंसर नहीं दिया, तो मीन्स ऑन गोइंग है, चलती रहने वाली फीडबैक है। ये कंपैरिजन थ्रू, अब यहाँ पे तो कंपैरिजन होना है थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, जितने भी टेस्ट हुए हैं। फोकस ऑन रिजल्ट, ये रिजल्ट पे फोकस करता है। फोकस ऑन लर्निंग गोल, ये लर्निंग गोल पे डिपेंड करता है कि कितना आपको समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो देखो फाइनल आउटकम है आपका एक तरह से, अभी एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था कि ये फाइनल आउटकम है, ठीक है, फाइनल आउटकम है। बट ये लर्निंग गोल्स है जो आप डेली डेली सीख रहे हो, जो आप डेली डेली सीख रहे हो, कितना आप इम्प्रूव कर पा रहे हो, कितनी चीजों को आप अंडरस्टूड कर पा रहे हो। मैम मैं सी सबसे नल्ला, क्या है ये, NALAY मतलब नल्ला हूँ स्टडी में, नल्ले, क्या क्या बोलते रहते हो आप लोग। मंथ में एक दिन, मैम अभी रिसर्च आने वाली है और जाने वाली। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, बस रिव्यू मैं बोल तो रही हूँ आपको ना, जब जब तक आपको कोई चीज नहीं आती ना वो चीज तभी तक टफ है। हमेशा याद रखना इस बात को, जब आपको कोई चीज आ गई ना तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा इजी लगेगी, बट मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। ये जो एग्जाम है ना आपका, देखो एक तो मांगेगा टाइम, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एक मांगेगा आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन, PYQs लगाओ, कंसेप्ट क्लियरिटी करो, बस 3 काम करने हैं आपको, टाइम तो देना पड़ेगा। अब टाइम होने वाला है क्लास का भी आपकी सेकंड। कवर स्मॉल कंटेंट, अब देखो स्मॉल कंटेंट एरिया, अब ड्यूरिंग द क्लास तो स्मॉल ही होगा ना, और ये एंटायर कोर्स है, पूरे कोर्स का साथ में इवेल्युएशन लिया जाएगा, जब लास्ट में इवेल्युएशन लिया जाएगा, ठीक है, पूरे कोर्स का। और ये स्मॉल कंटेंट एरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही आपकी लाइनें इंपॉर्टेंट है। 2021 वाला क्यों का PDF दे देते मैम, कैसे मतलब 2021 वाला, क्या है, क्वेश्चन का PDF दे देते, कौन सा 2021। हाँ जी टाइम हो गया आपकी नेक्स्ट क्लास का, आप ज्वाइन कर लो, बस इतना ही पढ़ाना था आज, इतना ही पढ़ाना है आज। निर्मला जी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अभी मेरी सेकंड क्लास है। अच्छा, रिवीजन करो, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, डेली लाइफ से रिलेटेड है।
कि क्या क्या होता है टीचिंग में, वो सारी चीजें हैं इसमें इंक्लूड। प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। थैंक यू जी, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मिलते हैं मंडे को पीवाईक्यूज के साथ यूट्यूब पर, टीचिंग एप्टीट्यूड के करेंगे पीवाईक्यूज। और जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाए हैं, आज भी पढ़ाया है 2-3 टॉपिक, ये इनके पीवाईक्यूज हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है क्लास वो देख लेना एक बार। फॉर्मेटिव और समेटिव के पीवाईक्यूज कर चुके हम, ठीक है। और आपका जोन अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का पीवाईक्यू कर चुके हम, और आपके वेगोसिटी का पीवाईक्यू कर चुके हम, ठीक है। डायग्नोस्टिक का भी कर चुके हम पीवाईक्यूज, मतलब 2-3 पीवाईक्यू कर चुके हम यहाँ से जो आज टॉपिक पढ़ाया आपको। ठीक है जी, ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।